नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबरें पहले जान लें। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पूर्व सीएम कमलनाथ के आरोपों के बारे में भी बताएंगे। साथ ही बात होगी हाईकोर्ट के उस आदेश की जिसमें सरकार से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा ग्रीन फंगस के नए मरीज के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिसका पूरा अपडेट होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं सीएम शिवराज। कमलनाथ उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा 2 अन्य बड़ी खबरों पर नजर आएगी। भोपाल से बड़ी खबर है, वहां से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है। 50% क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट, जिम और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। धार्मिक जगहों पर एक समय में 6 लोग जा सकते हैं। शादी कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर गाइडलाइन आ चुकी है। तो भोपाल से अहम खबर है, अनलॉक 2 होगा। धार्मिक जगहों पर एक समय में 6 लोग जा सकेंगे। शादी कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। घटते संक्रमण के बाद में फैसला हुआ, अंतिम संस्कार में अब 10 लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा मॉल जो शॉपिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुल सकते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने 4 राज्यों में से 3 राज्यों के बीच बस सेवा बहाल कर दी है। अब मध्य प्रदेश की बसें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आ जा सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए फिलहाल 22 जून तक का प्रतिबंध बढ़ाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते 4 राज्यों के बीच में 333 बसों को 2 महीने से रोका गया था। अब इन पर से प्रतिबंध हट गया। 2 महीने में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को 98 लाख रुपए के टैक्स का नुकसान पहुंचा। बसों का संचालन बीते 15 अप्रैल से बंद था। बसों के बंद हो जाने से लोगों के पास ट्रेन इकलौता विकल्प बचा था, लेकिन ट्रेन में बिना आरक्षण की सफर इन दिनों हो नहीं पा रहा। दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग बेहद परेशान थे। अब प्रदेश समेत 4 राज्यों में कोरोना संक्रमण कम हो गया है और इसे देखते हुए शर्तों के साथ 3 राज्यों पर से इस प्रतिबंध को हटाया गया है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सत्येंद्र का रुख करते हैं। सत्येंद्र, एक तो अनलॉक और दूसरा कई राज्य जहां से परिवहन बंद था उसको लेकर अनुमति मिली। जी देखिए, कोरोना जो गाइडलाइन थी और उसको लेकर जो अनलॉक 2 को लेकर जो गाइडलाइन है वो गृह विभाग शासन ने जारी कर दी है। अनलॉक 2 के तहत ऐसे जो संस्थान हैं जो होटल, रेस्टोरेंट, जो जिम और मॉल, शॉपिंग मॉल, ऐसे कई लोग हैं जो संस्थान थे जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ था कोरोना महामारी को लेकर, वो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब जैसे शॉपिंग मॉल हैं वो 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही जो शमशान घाट है वहाँ पर 10 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। शादी और जो ऐसे कार्यक्रम है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिखती है वहाँ 50 लोगों की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ शनिवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान रविवार का जो लॉकडाउन था वह पहले की तरह ही अभी भी जारी रहेगा। जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर एक समय में 6 लोगों को वहाँ उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही जो जिम थे और शॉपिंग, जो जिम के साथ भी स्विमिंग पूल थे, उनमें जो खेल कूद के मैदान थे उनको भी खोलने की अनुमति शासन के द्वारा जो नई गाइडलाइन है उसमें अनुमति दी गई है। एक परिवहन विभाग को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे 4 राज्यों में जो प्रतिबंध मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त के द्वारा लगाए गए थे, उनमें 3 राज्यों में जो परिवहन जो बस सेवा है उसको शुरू कर दिया गया है। उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की जो परिवहन सेवा थी उसको सुचारू रूप से फिर से शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में यह रोक लगी हुई है, चूँकि महाराष्ट्र में अभी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, लिहाजा उसको देखते हुए महाराष्ट्र का जो अभी आदेश है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यह प्रतिबंध 15 अप्रैल को लगाया गया था, तब से अभी तक यह प्रतिबंध जारी है। साथ ही साथ जो आदेश है, इसके आदेश के मुताबिक अभी तीनों राज्यों को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। जी चलिए
तो ये है अनलॉक 2 की गाइडलाइंस और साथ ही साथ जो 4 राज्य थे इनमें से 3 में अब परिवहन सेवाएं बस के द्वारा बहाल हो जाएंगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच जो बड़ी अहम खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हुए हैं। सीएम शिवराज कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज पर उनको जानकारी देंगे। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। संभावना है कि जो प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं इन पर मुख्यमंत्री पूरा अपडेट प्रधानमंत्री को देंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को विस्तार से उन्हें बताएंगे। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी बात होगी। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को पास किया गया। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ कि प्रदेश में धान उद्योग को बढ़ावा देने इथेनॉल प्लांट्स की संख्या बढ़ेगी और एक नई नीति संबंधित उद्योगों के लिए लागू होगी। एमएसएमई विभाग को जिम्मेदारी देते हुए दोनों पॉलिसी का प्रस्ताव जल्दी तैयार करने के निर्देश हैं। साथ ही किसानों से खरीदे गए धान की मिलिंग के लिए 3 स्लैब बनाने का निर्णय लिया है। ये स्लैब 50 से लेकर 200 रुपए के बीच में होंगे। इसके अलावा सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को दर में रियायत देने के लिए सरकार बिजली कंपनियों को 4,945 करोड़ का अनुदान देगी। धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी। धान और इथेनॉल की जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे और उसके लिए आज 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। तो कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे अहम बात यह कि धान को लेकर एक नई उद्योग नीति बन सकती है। सस्ती बिजली के लिए कंपनियों को अनुदान दिया जाएगा। धान मिलिंग और एथेनॉल से डीजल बनाने की नीति स्पष्ट तौर पर सरकार बनाएगी। 2 विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कोविड टेस्टिंग की फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी में शिवराज सरकार के फर्जीवाड़े जारी हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, नकली दवाइयां, कालाबाजारी, वैक्सीन सप्लाई के नाम पर फर्जीवाड़ा, कोविड सेंटर के निर्माण में फर्जीवाड़ा, मौत के आंकड़ों में फर्जीवाड़े के बाद अब टेस्टिंग में भी फर्जीवाड़ा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि 40 मोबाइल नंबरों पर 681 लोगों की टेस्टिंग बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता ने आशंका जाहिर की कि पॉजिटिविटी घटाने के लिए सरकार नकली सैंपल ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर जा रहा है। देश के 28 राज्यों में संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश 27वें पायदान पर है। कोरोना के नए 224 मामले आए हैं। पॉजिटिविटी 0.3% पर है। कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में व्यापक टेस्टिंग अभियान लगातार चल रहा है, जिससे एक भी संक्रमित छूट ना जाए, छिपा ना रहे। तीसरी लहर से बचे रहने के लिए एग्रेसिव टेस्टिंग की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। कहा कि वैक्सीन हमें तीसरी लहर से सुरक्षा देगी। सीएम शिवराज ने कहा प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी, सांसद, विधायक, समाजसेवी टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। आगामी 1 से 3 जुलाई के बीच टीकाकरण के लिए एक महाअभियान चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार किसानों की मेहनत की पूरी कीमत देगी। राज्य सरकार खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा 8 जून को की गई, जिसके बाद युद्ध स्तर पर पंजीयन हुआ। अब खरीदी शुरू हो रही। सीएम ने मूंग की खरीदी प्रक्रिया का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। इस दौरान कहा कि बारिश को देखते हुए ऐसे स्थानों पर ही खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां मूंग को भीगने से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश में 6,82,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई गई। अब तक 2,32,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है।
मध्य प्रदेश में अनलॉक के साथ ही अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपने आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली है और आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडल अध्यक्षों के साथ बातचीत की। आगामी कार्यक्रम तय किए। 21 जून से योग दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मनेगा। 6 जुलाई तक हर बूथ पर 11 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जिला स्तर पर 25 जून को काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। कोरोना की दूसरी लहर में खराब हुई इमेज को सुधारने के लिए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया कि प्रदेश स्तर से लेकर जिला, मंडल और ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात करेंगे। बीजेपी ने देश भर में 1 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार करने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी संगठन ने तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिला अध्यक्षों को स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने का निर्देश दिया, जिन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये यूथ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, डॉक्टर, हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग होंगे जो कोरोना महामारी में जनता का सहयोग करेंगे। बीजेपी की इस कवायद पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रत्येक गांव में ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक खड़े करना, उसमें महिला भी होगी, उसमें हमारे नौजवान भी होंगे, उसमें डॉक्टर भी होंगे। ऐसे सब लोगों की एक टीम बना करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऑडियो ब्रिज के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस पार्टी के लोगों ने बिस्तर बेचे हों, जिस पार्टी के लोगों ने जो है नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे हों, जिस पार्टी के लोग जो है मौत मैयत में शामिल नहीं हुए हों, जो वो अपनी छवि किस आधार पर सुधारेगी? कर्म सुधारे तो छवि सुधर जाएगी। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम 6% से अधिक बढ़ सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने साल 2021-22 में बिजली की दरें तय करने के लिए लगी रोक हटा दी। टीकमगढ़ के वकील निर्मल लोहिया ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 16 मार्च 2021 को जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए बिजली दरें बढ़ाने पर रोक लगा दी। वहीं मंगलवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विद्युत नियामक आयोग बिजली दरें बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो चुका है। जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में खुले में पड़े अनाज पर सख्ती बरती है। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वो जिलों के कलेक्टर के जरिए एक सर्वे करवाए और जहां भी खुले में अनाज पड़ा है, रखा है, उसे भीगने से बचाने के लिए तत्काल सुरक्षित करने का काम करे। सरकार के उठाए कदमों पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी। हाईकोर्ट में याचिका अधिवक्ता गुलाब सिंह ने दाखिल की, जिसमें खुले में अनाज को रखने और हर साल बारिश में भीगने से अनाज की बर्बादी पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने सरकार को इस बाबत नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में खुले में पड़े अनाज को सुरक्षित भंडारित करने के निर्देश दिए हैं। इस केस में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और निर्देश जारी करे हैं कि राज्य सरकार समस्त कलेक्टरों के माध्यम से अपने अपने जिलों में तुरंत सर्वे कराएं और जहां जहां पर अनाज खुले में रखा है उसे फौरन प्लास्टिक की शीट, टार्पोलिन की शीट या किसी भी अन्य मेथड से उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। और सरकार से यह निर्देश है कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें। देश भर में अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का मामला गरमाया हुआ है। ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप लगे हैं। जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित रामलला मंदिर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी को एक ज्ञापन सौंपा है। तरुण भनोट ने राम जन्मभूमि क्षेत्र को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बजरंग बली से गुहार लगाई। उनका कहना है कि देश में जांच एजेंसियां केंद्र के दबाव में हैं, अंतिम विकल्प तो बजरंग बली ही हैं। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश जयवर्गीय ने आप पार्टी के नेता संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पवन पांडे के खिलाफ डीआईजी को लिखित शिकायत दी। साथ ही कहा
लेकिन इन सभी दोषी नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यही प्रार्थना हमने पत्र लिखकर सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के मन की इच्छा है, उसको भावना को प्रकट करते हुए बजरंग बली के चरणों में अर्पित किया है कि प्रभु रक्षा करे तीर्थ क्षेत्र की, और जो भी वहाँ विघ्न आ रहे हैं और इस प्रकार के लोग जो प्रभु के नाम पर चंदा इकट्ठा करके लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए, उनको आप जरूर सबक सिखाएं, यही प्रार्थना। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन विवाद को लेकर हंगामा मचा है। नरसिंहपुर में द्वारिका एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट द्वारा धोखाधड़ी की गई। हमने पहले ही कहा था कि इस ट्रस्ट में ऐसे लोगों को शामिल मत कीजिए जो भ्रष्टाचारी हों, लेकिन सरकार ने बात को सुना नहीं। अब विवाद खुलकर सामने आ रहा है। सरकार भी राजनीतिक लाभ के लिए देश के राम भक्तों के मनोबल से खिलवाड़ कर रही है। राम जन्मभूमि को मामला लगाया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को कहा तो आपने कहीं ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदारी बढ़ रही है। छप्पन राय को कौन जानता था ये कौन आदमी है, क्या है? हम ये चाहता हूँ नहीं देना चाहिए। अभी भी आप सावधान हो जाइए। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा केसेस इंदौर में ही सामने आए। अब वैक्सीनेशन शुरू होते सबसे ज्यादा वैक्सीन भी इंदौर में ही लग रहे हैं। बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 78,803 लोगों को कोरोना का टीका लगा, पर हर दिन रिकॉर्ड कायम रखना आसान नहीं होता। बुधवार को फिर से वैक्सीन की किल्लत के चलते काम ठप पड़ सकता है। इंदौर जिले में कुल 28,07,558 लोगों को कोरोना का टीका लगना है, लेकिन अब तक 50% से अधिक लोगों को पहला टीका लगा है। वैक्सीन की कमी के चलते मंगलवार को निगम के जोनल दफ्तर में हाई रिस्क ग्रुप वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है। बुधवार को कितने केंद्रों पर टीका लगेगा ये कहना कठिन है, क्योंकि जिले का स्टॉक खत्म हो चुका है। 78,803 लोगों का टीकाकरण किया था, और पूर्व में भी मैंने एक बार आपसे कहा था कि यदि वैक्सीन हमें पर्याप्त मात्रा मिलती है तो हम 1 लाख भी टच कर सकते हैं। तो इस वक्त ऐसी पॉजिटिविटी है कि कल हमने 84,000 डोजेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे और 79,000 के करीब यूज़ हो गए, 5,000 ही बचे थे। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इतना परसेंटेज आना। ब्लैक फंगस के बाद इंदौर में ग्रीन फंगस से ग्रसित मरीज सामने आया। इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया। माणिक बग इलाके में रहने वाले इस मरीज की उम्र 34 साल बताई जा रही, जो कि कोरोना से संक्रमित हुआ था। 2 महीने तक चले इलाज के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन 10 दिन के बाद मरीज की हालत फिर बिगड़ी। फेफड़े और साइनस में फंगस का इन्फेक्शन पाया गया। विशेषज्ञों की माने तो ग्रीन फंगस ब्लैक फंगस से कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जाती। प्रदेश में ग्रीन फंगस का यह पहला केस है जो पोस्ट कोविड मरीजों में देखा गया है। अभी चर्चा चली कि ग्रीन फंगस के नाम से ये जाना जा रहा है, तो बेसिकली ये एस्परजिलस फंगस है, और इसकी बात अभी इतनी उठ रही है क्योंकि एक मरीज़ में हमको इसी के द्वारा कराई हुई साइनस में सूजन एवं लंग के अंदर इसकी तकलीफ आइसोलेट की गई है। यहाँ तक कि इसके ब्लड में भी यही ग्रीन फंगस के एलिमेंट पाए गए हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गुजरात से आरोपियों को अब जबलपुर लाया जाएगा। गुजरात के मोरबी की अदालत ने आरोपियों को जबलपुर एसआईटी के हवाले करने का आदेश दे दिया है। जबलपुर की एसआईटी ने मोरबी की कोर्ट में आरोपियों को रिमांड पर लेने का आवेदन दिया था। आरोपी सपन जैन, सुनील मिश्रा, कौशल वोरा को लेकर एसआईटी बुधवार को जबलपुर पहुंचेगी। आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। इंजेक्शन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद गुजरात पुलिस ने सबसे पहले पुनीत शाह और कौशल वोरा को गिरफ्तार किया था, जिनके बयानों के आधार पर जबलपुर में सपन जैन को दबोचा गया। सपन जैन के जरिए ही नकली इंजेक्शन के गोरख धंधे के तार सिटी अस्पताल से जुड़े और फिर अस्पताल की डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी हुई। प्रोडक्शन वारंट यहाँ से जो हमने कार्रवाई की थी उसकी जो कस्टडी हमको 4 लोगों की मिलनी थी,
वो ऐसी सूचना भी है कि वो कस्टडी हमको वहाँ की कोर्ट ने दे दी है और शीघ्र ही हम उनको यहाँ लेके आएंगे। चंबल में अब रेत के बाद पत्थर माफिया हावी है। ग्वालियर और शिवपुरी जिले की जद में आने वाले सोन चिरैया अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने जब से डीनोटिफाई किया तब से खनन माफिया लगातार सफेद पत्थर के पहाड़ को खोखला कर रहे हैं। वन विभाग की टीम पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। अब सीधी कार्रवाई से भी टीम बचती है, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक साथ पत्थर माफिया के खात्मे का एक प्लान बनाया है। ये तस्वीरें गाड़ी के भीतर बैठकर शूट की गई हैं, क्योंकि यहाँ कैमरा निकालना यानी अपनी मौत को बुलावा देने से कम नहीं। ऐसा इसलिए कि जब से सोन चिरैया अभ्यारण्य को केंद्र सरकार ने डीनोटिफाई किया है तब से अवैध उत्खनन ज्यादा बढ़ गया है। वन विभाग और प्रशासन की टीमें कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं। हालात ये हैं कि खनन माफियाओं के वर्चस्व और उग्र रूप को देखकर वन विभाग की टीम को ही वापस होना पड़ रहा है। उस अभ्यारण्य में पत्थर माफिया हावी हो गया है, पुलिस उनकी मदद कर नहीं रही है। वन विभाग का अमला अगर जाता है रोकने के लिए, खनन पत्थर के खनन रोकने के लिए, तो माफिया उन पर जानलेवा हमला कर देता है और सोन चिरैया अभ्यारण्य अब खतरे के कगार पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चेत जाइए और इनको रोकिए। पूरे ग्वालियर चंबल के हालात यही हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला सफेद पत्थर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, जिसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। ऐसे में ऊंची कीमतों में बिकने वाले सफेद पत्थर के लिए खनन माफिया खून की नदियां बहाने को भी तैयार हैं, फिर चाहे वो वन विभाग की टीम हो या पुलिस का अमला। हालांकि हमेशा की तरह जनप्रतिनिधि और प्रशासन आने वाले समय में पत्थर माफिया के खात्मे का दावा कर रहे हैं। देखिए, सख्ती की जानी चाहिए, नियमों का, कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, करवाया जाना चाहिए, तब मेरा मानना ये समस्या हल होगी। इसी के लिए कोशिश करने की जरूरत है। वास्तव गंभीर है, चिंताजनक भी है। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से सरकार को भी कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें। वन संरक्षित क्षेत्र है और वन विभाग जब भी इसमें वन बांधता है तो उनको फोर्स भी उपलब्ध कराया जाता है और अब आगे आने वाले दिनों में वन विभाग के साथ मिलकर एक समन्वित रूप से कार्य योजना तैयार करके इन पर कार्रवाई की। सफेद पत्थर के खनन माफियाओं ने ग्वालियर जिले की 15 से ज्यादा पहाड़ियों को खोखला कर दिया है, जिनमें भटपुरा, तिलावली, आंतरी, डांडा खिरक, भगतखोरा, खाड़ी नाला, जखौदा, सुरेहला और लोदूपुरा इलाके शामिल हैं। देखना यह है कि इन खनन माफियाओं पर लगाम कैसे लगती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।